Good morning, student. I welcome to all of you. ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, BA BEd, BSc BEd 4th ईयर इंटीग्रेटेड में आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले उपाय, ये सुझाव, मैंने आपको बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया कि इन कारकों से बालिका शिक्षा प्रभावित होती है। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश के विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने बालिका शिक्षा को लेकर बहुत अध्ययन किया और उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने उचित सुझाव विभिन्न शिक्षा समितियों ने, विभिन्न शिक्षा आयोग ने समय समय पर दिए। खासतौर से नई शिक्षा नीति में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय या कुछ सुझाव बताए गए हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, सबसे बड़ा सुझाव यही है कि लोगों की थिंकिंग को चेंज कैसे किया जाए, लोगों की सोच बदल दी जाए तो वो अपनी बेटियों को, बालिकाओं को विद्यालय भेजना भी पसंद करेंगे, पढ़ाना भी पसंद करेंगे। जब तक उनकी सोच नहीं बदली जाएगी तब तक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा ही जाएगा। एक शिक्षित अभिभावक, एक अशिक्षित अभिभावक, दोनों में क्या अंतर है? जो शिक्षित अभिभावक हैं वो जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व है। अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा के महत्व का पता नहीं है। एक सर्वे में भारत की महिलाओं का सर्वे किया गया जिसमें कुछ शिक्षित भी थी, कुछ अशिक्षित भी थी, और उन महिलाओं पर अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जिन महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त कर रखी थी वो विषम परिस्थितियों में भी अपने गृहस्थी जीवन को और अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला पाई। वो किसी के ऊपर आश्रित बनकर नहीं रही, पराश्रित नहीं रही। जिन महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त नहीं कर रखी थी उन महिलाओं को बड़ी मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वो जिंदगी के संघर्ष में कोई मुकाबला नहीं कर पाई और उनकी ज़िंदगी बड़ी कष्ट में पूर्ण व्यतीत हुई। तो अध्ययनों से निष्कर्ष निकल कर आया कि जिन माँ बाप ने या जिन महिलाओं ने लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त की या उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिन महिलाओं ने वो पुरुष ने लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिन पुरुषों ने
जिन महिलाओं ने लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त की, और जिन पुरुषों ने शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की और लंबे समय तक की, और पुरुष अपने लंबे समय में मात्र अपनी आमदनी में 11% की ही वृद्धि कर पाते हैं, ये निष्कर्ष निकल कर आया। जबकि महिलाएं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, अर्थात शिक्षा को लंबा समय दिया था, उन महिलाओं ने अपनी आमदनी में 18% वृद्धि कर ली। क्या आप जान सकते हैं ये 18% वृद्धि कहाँ से आई? क्योंकि वो कार्य करने में कुशल हैं, पुरुषों से सक्षम हैं, आलस्य नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, सर्वे में ये रिपोर्ट निष्कर्ष निकल कर आया कि महिलाओं ने बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य किया, महिलाओं ने बड़ी सक्षमता से कार्य किया और वो अपनी आमदनी में, भविष्य में होने वाली आमदनी में 18% वृद्धि कर पाई, जबकि पुरुष मात्र 15% ही वृद्धि कर पाए। तो इसके लिए उन पेरेंट्स, गार्जियंस को ये जागरूक करना है कि अगर आपने अपनी बेटियों को, अपनी बालिकाओं को पढ़ाया, इन महिलाओं को पढ़ाया, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में जब भी कोई मुसीबत आए या खुदा करे ना आए, तो उन मुसीबतों का और कठिनाइयों का वो सामना करने योग्य बन जाएंगे। उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये जागरूकता उनके अभिभावकों को बतानी है, जिन रूढ़ियों पर चल रहे हैं, परंपराओं पर चल रहे हैं, अंधविश्वासों पर चल रहे हैं, वो उनकी सामाजिक परंपराएं, वो रूढ़ियाँ सब उनको त्यागने के लिए कहा जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर अभिभावकों की, बुजुर्गों की, माता पिता की वो सोच बदल दी, जो उनकी परंपरागत सोच चली आ रही है कि बेटी पराया धन है, इसको पढ़ाने से हमें क्या लाभ, इसलिए हमें तो इसके दहेज के ऊपर रकम खर्च करेंगे, जो इसकी शिक्षा पर की जा रही है उस शिक्षा की रकम को बचा लो और इसके दहेज को हम अदा कर देंगे, ये समझते। ये सोच, ये दहेज की सोच, ये लाभ की सोच, ये बदलनी होगी कि बालिका को पढ़ाने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सोच बदलनी होगी, ये सोच बदलनी होगी कि ये पराया धन है, पराए घर चली जाएगी, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये अगर हमने डॉक्टर भी बना दी तो ये अपने माँ ससुराल में जाकर उनको लाभ पहुंचाएगी, हम तो रह जाएंगे, हमने तो धन खर्च किया है। इसी तरीके को दूर करने के लिए बहुत से अभिभावक दहेज लेते हैं। मैंने लड़के को इंजीनियर बनाया है, मैंने लड़के को बीएड कराई है, मैंने लड़के को डॉक्टर बनाया है, तो सबकी अलग अलग समाज में निर्धारित रेट कर रखी है। डॉक्टर 25 लाख का, इंजीनियर 10 लाख का, टीचर 5 लाख का, ये संबंध बना रखे हैं समाज। ये सोच बदलनी होगी और हम बालिकाओं को पढ़ा पाएंगे जिससे कि वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकें। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, विवाह की आयु को यहाँ हमारे देश के कानून में साफ लिखा हुआ है, संविधान में लिख दिया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालक और बालिकाओं का विवाह करना दंडनीय अपराध है। लिख तो दिया, लेकिन लोग चोरी चोरी, चुपके चुपके अपनी मूवी बना लेते हैं और शूटिंग कर लेते हैं, जबकि उनको कार्ड पर नाम किसी और के दिए जाते हैं और विवाह किसी बालकों का कर दिया जाता है।
प्रशिक्षणार्थियों, अगर बालिकाओं के विवाह की उम्र को 14-15 वर्ष की उम्र में जो उनके पेरेंट्स गार्जियंस विवाह कर देते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, कठोर दंड लगा दिया जाए और उनको क्रियान्विति दी जाए। कानून तो है, लेकिन उसका पालन कहाँ हो रहा है? कानून है 18 वर्ष की उम्र की बालिका का विवाह करने का, लेकिन पालन करने वाले वो शिक्षित लोग भी नहीं हैं जिन्होंने शिक्षा हासिल कर रखी है। तो फिर अशिक्षित समाज में तो ये ऐसा होगा ही। अगर बाल विवाह को या विवाह की शीघ्रता को रोक दिया गया तो बालिकाओं की उपस्थिति भी होगी विद्यालयों में और उनके नामांकनों में भी वृद्धि होगी। नामांकन भी बढ़ेगा और उपस्थिति भी होगी। कम से कम 18 वर्ष तक तो पेरेंट्स गार्जियंस बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन कराएंगे ही। इसलिए विवाह की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया। अगला सुझाव है महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी टीचर्स। प्रशिक्षणार्थियों, हंसा मेहता समिति 1962 या भक्त वत्सलम समिति 1963, ये जितनी भी समितियां हैं, इन सब ने महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को लेकर यहाँ तक सुझाव दिए कि 50% महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में और माध्यमिक स्तर तक। प्राथमिक स्तर में तो हर हाल में ही हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हो और संभव हो तो माध्यमिक स्तर पर भी होनी चाहिए महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति। महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी तो वो बालिकाओं के पेरेंट्स गार्जियंस से जाकर जो मिलेंगी, अभिभावकों से जाकर जो मिलेंगी और वो माता पिता से मिलकर बालिका के संबंध में चर्चा करने के बाद वो उनको प्रोत्साहित कर पाएंगी और महिला टीचर की बात अभिभावक मान लेंगे, क्योंकि उनको ये एहसास हो जाएगा कि उनकी बालिका की सुरक्षा के लिए मैडम जी हैं, महिला शिक्षिका हैं, मैडम जी हैं। तो वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगे और महिलाएं जिस परिवार में जाती हैं वहाँ के लोग उन महिलाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बातों को मानने पर मजबूर भी हो जाते हैं। जब वो समझाएंगी अच्छे तरीके से तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो बालिकाओं को विद्यालय भेज देंगे। प्रशिक्षणार्थियों, महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। 1962 में हंसा मेहता समिति ने सिफारिश की और 1963 में भक्त वत्सलम समिति ने सिफारिश की और कि महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, जिससे कि अभिभावक बालक बालिकाओं को विद्यालय में, बालिकाओं को अधिक मात्रा में विद्यालय भेजने के लिए तैयार हो जाए। प्रशिक्षणार्थियों, लोगों को कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, नहीं समझ में आएगा। बच्चों को रोका जाता है कि आग से मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, वो नहीं मानता। जिस दिन आग से जल जाता है तो आप देखते हैं कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी दूध समझकर फूंक फूंक कर पी रहा है। बच्चे से माँ ने मना की कि ये दीपक जल रहा है, इसकी लौ से दूर रहना, नहीं माना। उसके पास जाकर हाथ लगा दिया, जल गया। अब उसको ज्ञान मिल गया कि ये आग से खेलना खतरों का काम है, आग जलाने का काम करती है। ज्ञान हो गया।
ठीक उसी प्रकार से जब तक इन पेरेंट्स, गार्जियंस को, इन माता पिताओं को, इन अभिभावकों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि शिक्षा का क्या महत्व है। वो सामाजिक प्रथाएं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये हमारी कुरीतियां और विधवाओं के लिए दुख में पूर्ण जीवन गुजारना, बालिकाओं को उस विधवापने की बुरी दशाओं से निकालना है, बालिकाओं को उन सामाजिक कुरीतियों से निकालना है, तो सबसे पहले उनके अभिभावकों की शिक्षा प्रदान करनी होगी, उनको शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसके लिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में अभिभावक अशिक्षित हैं। प्रशिक्षणार्थियों उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो वो शिक्षा के मूल्य को समझ जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अपने बालिकाओं को विद्यालय भेजने में परहेज नहीं करेंगे। अगला बिंदु है रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़ी कमी है और उस कमी का परिणाम निकला है कि हमारे देश की इस शिक्षा में बालक बहुत मात्रा में विद्यालय जाने से कतराते हैं, क्योंकि विद्यालय में उनके लिए रोचक पाठ्यक्रम का अभाव है। विद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त करके बाहर आए हैं वो भी शिक्षित बेरोजगार ये शब्द लगाकर घूमते हैं। तो क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं है, इन दोनों तथ्यों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने सुझाव दिए थे कि वो बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए। मैंने भी छोटे छोटे अध्ययन किए हैं विभिन्न शिक्षा आयोगों के। लगभग 1964-66 कोठारी कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग ने भी, जो डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह जी कोठारी के नेतृत्व में बनाया गया था 1964-66, उसके भी यही सुझाव थे कि शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, व्यवसाय उन्मुखी बनाया जाए। गांधी जी के भी यही सुझाव थे कि शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, व्यवसाय उन्मुखी बनाया जाए। शिक्षा ऐसी हो, सभी ने कहा है कि जिससे आजीविका चल जाए। एक वाक्य भी बनाया था कि पढ़ लो शिक्षा चंडी और घर में चढ़ेगी हंडी। तो जिन लोगों ने शिक्षा पढ़ ली है उनके दोनों वक्त की सब्जियां बन रही हैं, और जिनके पास में शिक्षा नहीं है वो गरीबी में, बेबसी में, लाचारी में, कमजोरी में, हर तरह की कमियों में जिंदगी गुजारते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम की बात चलती है। जब तक हम अपने विद्यार्थियों से, खासतौर से बालिका शिक्षा की बात चल रही है, तो बालिकाओं में स्किल डेवलपमेंट करनी है। बालिकाओं की रुचि स्किल में है, उन रुचियों के कोर्स पाठ्यक्रम में जोड़ना। खासतौर से वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना है। जिसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करते हैं वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, और उस पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही, लेकिन उस कार्य अनुभव को भी पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जिन जिन स्किल में वो छात्राएं, बालिकाएं जिन स्किल पर अपनी कमांड रखती हैं, जिन स्किल में वो बरद हंसते हैं, जिन स्किल्स को वो जानती हैं, उन स्किल्स के बारे में, उन कुशलताओं के बारे में, चाहे वो होम साइंस की कुशलता हो या शिल्प की,
बालिकाओं को पाठ्यक्रम में इन चीज़ों का स्थान मिलना चाहिए कि बालिकाओं को शिल्प के पाठ पढ़ाए जाएं, बालिकाओं को शुरू से ही गृह विज्ञान का पाठ पढ़ाया जाए और बालिकाओं को शुरू से ही विभिन्न कलाओं में निपुण किया जाए और उनके कार्य अनुभव को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक पाठ्यक्रम रोचक और उपयोगी नहीं होगा, जीवन उपयोगी होना चाहिए, पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए। बालकों के लिए पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना और हिसाब करना ही नहीं है, बल्कि बालकों के लिए अब है राइट। पहले शिक्षा 3R थी, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और रैथमेटिक, जिसको बालक को पढ़ना, लिखना और हिसाब करना, लेकिन 4 चीज़ें और जोड़ दी गई। अब बालक को 4 चीज़ें जोड़ दी गई, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रीडिंग, राइटिंग, और उसके बाद है ये 3 R थे हमारी शिक्षा के, 3R। देखिए स्टूडेंट, ये 3R, 3R, लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया गया है, एक R और जोड़ दिया गया है। अब इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट जोड़ दिया गया है और एक सेंटेंस और जोड़ा गया है, थ्री आर की जगह शिक्षा को रेस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा है, राइट से जोड़ा है और रिक्रिएशन से जोड़ा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये 3R की जगह शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक शब्द आया है कि बालक को अधिकारों की, बालक को कर्तव्यों की जानकारी दी जाए कि उसके समाज के, देश के, राज्य के, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उसको संविधान ने कौन कौन से अधिकार प्रदान कर रखे हैं। और अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिक्रिएशन। बालक को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसको कक्षा में बोरिंग महसूस हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर करने वाली, तो उसके लिए शिक्षा को आनंददायी बनाने की बात आई। शिक्षा को आनंददायी बनाया जाए जिससे बालक को घर से ज़्यादा आनंद विद्यालय में आए, और मकसद ये हमारा पूरा हो जाए कि बालक को विद्यालय लाया जाए। बालक को विद्यालय में लाने के लिए, क्योंकि उसको विद्यालय में आनंद आ रहा है, तो पाठ्यक्रम को रोचक बनाने की बात है, आनंद देने वाला बनाने की बात है कि पाठ्यक्रम को ज्ञानोपयोगी बनाया जाए और रोचक बनाया जाए और पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित हो, जिससे कि बालक अपने आजीविका को अच्छे ढंग से चला सके। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या पाठ पढ़ा रहा हूँ? प्रशिक्षणार्थियों, पाठ का सारांश यही है कि अब यहाँ सामाजिक बुराइयों को दूर करना। जब तक हम पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज और सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या
इन सामाजिक बुराइयों को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। हम पर्दे की वजह से बालिकाओं को नहीं भेजते, हम दहेज की वजह से बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते। ये हमारी सामाजिक बुराइयां हैं कि जो पैसा इस बालिका की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, उस पैसे को बालिका की शिक्षा पर ना खर्च करके इसके दहेज के लिए जोड़ लिया जाए। दूसरा, पर्दे की वजह से कि बालिका अगर बेपर्दा या बाहर जाएगी तो लोगों के संपर्क में आएगी, तो हो ना हो कुछ उसके संग बुरा हो जाए। ख़ास तौर से भारत में एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को छोड़कर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा आज भी कायम है, और वहाँ बालिकाओं को उस पर्दे की वजह से और पुरुष टीचर की वजह से विद्यालय नहीं भेजा जाता। ये हमारी सामाजिक बुराई है। ऐसी स्थिति में हम जो बालिकाएं पर्दानशी हैं और वो हमारे ही समाज का एक अंग हैं और वो पर्दे में रहने की वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेखक ने एग्जाम्पल दिया है कि पाकिस्तान की तरह होम स्कूल खोले जाएं, गृह विद्यालय खोले जाएं और उनको घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। पाकिस्तान का उदाहरण दिया है कि पाकिस्तान में जैसे घर घर टीचर जाते हैं और बालिकाओं को होम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस होम स्कूल में जाने से वो बालिका जब पढ़ने लगेगी तो मैं समझता हूँ, लेखक ने ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और हो ना हो वो एक दिन बालिका को विद्यालय भेज दें। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए घर के पास विद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेहतरीन सुझाव है कि बालिकाओं को घर के पास अगर विद्यालय खोल दिया जाए तो अभिभावक वहाँ भेजना पसंद करते हैं। दूर दराज के इलाके में अभिभावक नहीं चाहते कि उनकी बेटी सुनसान राहों में और ऐसी सड़कों में जहाँ कोई ना हो वहाँ बेटी पढ़ने के लिए जाए, तो वो बालिकाओं को भेजना पसंद नहीं करते। उसके लिए विभिन्न शिक्षा समितियों ने, विभिन्न शिक्षा आयोगों ने सुझाव दिए। खास तौर से हंसा मेहता समिति का एक सुझाव है कि 300 की आबादी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोल दिया जाए और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिया जाए जहाँ 300 तक की आबादी पर, और जहाँ आबादी 1500 तक की है वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय खोल दिया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया। और दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ भी विद्यालय कम आबादी के होते हुए भी खोल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, अगर घर के पास विद्यालय होंगे तो माँ बाप अपनी बेटियों को जल्दी से जल्दी शिक्षा के लिए भेजना प्रारंभ कर देंगे। उनको ये सुविधा मुहैया होनी चाहिए कि बालिकाओं के घरों के पास में ही विद्यालय खोल दिया गया है, ये एक फैसिलिटी है। अगला है लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना। इसको लेकर आए दिन चर्चा होती है और अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों, लड़कियों को सुरक्षा, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स, बालिकाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ यही वादा है कि बालिकाओं को समाज के द्वारा, बालिकाओं को परिवार के द्वारा, बालिकाओं को विद्यालय के द्वारा, बालिकाओं को सरकार के द्वारा ये सुविधा मुहैया करानी ही होगी कि वो बालिकाओं को सबसे पहले सिक्योर करें, वो उनको आश्वस्त करें, पेरेंट्स गार्जियंस को, कि उनकी बालिका उनके विद्यालय में सुरक्षित है। उसको वाहन आता है लेने के लिए, वाहन की सुविधा है,
उसको वहाँ पर रहने की सुविधा है और उसके लिए पढ़ाने वाली भी महिला शिक्षिका हैं। ये बात बहुत मायने रखती है कि वाहन भी है, रहने की सुविधा भी है और वहाँ महिला शिक्षिका भी हैं। और अभिभावकों को और शिक्षकों को मोटिवेट करना होगा, उन बालिकाओं को प्रोत्साहित करना होगा कि आपके लिए ये विद्यालय बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें महिला शिक्षिका भी हैं और इसमें वाहन भी लड़कियों की ही आती है बस, उसमें कोई लड़के नहीं होते, लड़कियों के लिए बस आती है और वो उनको ले जाती है। रास्ते में जो नशेबाज, नशा करने वाले लोग मिल जाते हैं, ऐसे नशे के लिए सरकार ने कानून बना रखा है और मद्य निषेध कानून का सख्ती से पालन हो। और विभिन्न राज्यों में शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों को भी इस पर अमल करना चाहिए कि शराबबंदी को तस्करी का रूप ना मिल जाए। लोग तस्करी करके शराब पहुंचा रहे हैं और महंगे दामों में शराब बेची जा रही है, फिर शराबबंदी का फायदा क्या हुआ? बिहार हो, गुजरात हो, शराबबंदी, लेकिन राजस्थान या अन्य राज्यों से मैं नहीं जानता कहाँ कहाँ से शराब पहुँच रही है। ये अखबार में सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, समाचारों में आपने भी मिला होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चैनल से ना जुड़ रहे हों। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से तो सभी जुड़े हुए हैं। मैं कोई दंत कथाएँ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके लिए सच्चाई का पाठ पढ़ा रहा हूँ कि शराबबंदी तो कर दी, लेकिन नशाखोरी को लेकर वर्तमान में आप देखते हैं कि हम जिस फिल्म इंडस्ट्रीज को अपना आदर्श मानते हैं, वहाँ अब जो पोलें खुल रही हैं, लोग बड़े बड़े नशे के सौदागर मिल रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उस नशाखोरी को रोका जाए, क्योंकि इंसान को नशा करने के बाद ये होश और हवास नहीं रहता कि वो किसके साथ क्या सलूक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नशे करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर नज़रें रखी जाएं और उनको सख्ती से या दंड से समझाया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, जो बालिकाओं पर आते जाते समय बुरी नज़रें रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए दंड की व्यवस्था का सुझाव इन उपायों में दिया गया है। छात्रावास की सुविधा मुहैया कराना। सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा इन बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में कोई महिला टीचर पढ़ाने के लिए गई है तो उसको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये छात्रावास की सुविधा से भी पेरेंट्स, गार्जियंस को ये जब पता लगेगा कि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, तो वो अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजना पसंद करेंगे, पढ़ाना पसंद करेंगे। अन्य शैक्षिक सुविधाओं की तरफ चलते हैं। अन्य शैक्षिक सुविधाओं में यही है कि बालिकाओं के लिए वहाँ से यूनिफॉर्म मिले, विद्यालय से पुस्तकें मिले और आने जाने की सुविधा मिले और उनके लिए दोपहर का भोजन भी मिले। बालिकाएं दूर दराज से आई हैं तो उनको ये फैसिलिटीज़ मिलें। और हंसा मेहता समिति ने ये सुझाव भी दिया कि बालिकाओं को जिनकी हालत, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन कमज़ोर आर्थिक स्थिति बालिकाओं को स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये सुझाव विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने ये दिए हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम बालिका शिक्षा को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा सकें। मैं आगे आपसे अगले पाठ में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़ी विनम्रता से मेरा पाठ पढ़ा। थैंक यू।